कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुराना गाना चला और आप सीधे स्कूल के दिनों में पहुंच गए? हाँ बिल्कुल। या किसी खास मसाले की खुशबू आई और आपको दादी नानी के घर की कोई दोपहर याद आ गई? हम सब ने ये महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में कुछ अदृश्य तार हैं जो एक चीज को दूसरी से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। और दिमागी दुनिया में इन्हीं तारों को ही एसोसिएशन या एंकर कहते हैं। एंकर। हाँ, और ज्यादातर ये अपने आप अनजाने में बन जाते हैं। अच्छी यादों से जुड़े तो ठीक है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये एंकर नेगेटिव हो। जैसे ऑफिस की बिल्डिंग देखते ही पेट में हल्की सी घबराहट होना, या किसी खास इंसान की आवाज सुनते ही गुस्सा आ जाना। ये दुनिया के हाथ में हमारे इमोशनल बटन्स की तरह हैं, जिन्हें कोई भी कभी भी दबा सकता है। एग्जैक्टली। तो आज इन सोर्सेस की मदद से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन बटन्स का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। क्या हम जानबूझकर अपने दिमाग के तार जोड़ सकते हैं? ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये सोर्सेस 4 बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली तकनीकों की बात करते हैं। तो चलिए इन्हीं की गहराई में उतरते हैं। पहली तकनीक है एंकरिंग। हम सब ने शायद ये शब्द सुना होगा, लेकिन इन सोर्सेज में एक कहानी है जो इसका मतलब बदल देती है। कहानी का नाम है चिंता का पेड़। हाँ, ये कहानी एक ऐसे अमीर व्यापारी की है जिसका काम बहुत बहुत तनाव भरा था। दिन भर मीटिंग्स, डेडलाइंस, लड़ाई झगड़े, पूछिए मत। लेकिन जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखता था, वो दुनिया का सबसे शांत और खुशमिजाज इंसान बन जाता था। और ये बात उसके घर पे काम कर रहे एक बढ़ई ने नोटिस की। वो हफ्तों तक ये देखकर हैरान था कि भाई ये आदमी ऐसा करता कैसे है। और उसने एक अजीब बात भी देखी। हाँ, व्यापारी रोज शाम को अपनी महंगी गाड़ी से उतरता, लेकिन घर में घुसने से पहले वो बगीचे में एक सूखे हुए पुराने पेड़ के पास जाता था और बस कुछ सेकंड के लिए उसकी टहनियों को छूता था और फिर अंदर चला जाता था। ये उसकी रोज की आदत थी। एक दिन उस बड़ई से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, साहब माफ करना, लेकिन मैं रोज देखता हूँ आप इस सूखे पेड़ को क्यों छूते हैं? और व्यापारी मुस्कुराया। हाँ, मुस्कुराया और बोला, अरे ये कोई जादुई पेड़ नहीं है, ये मेरा चिंता का पेड़ है। चिंता का पेड़? ये क्या होता है? व्यापारी ने समझाया, देखो, मैं अपने काम की परेशानियां खत्म तो नहीं कर सकता, वो तो रहेंगी। सही बात है। लेकिन मैं उन परेशानियों को अपने घर के अंदर अपनी पत्नी और बच्चों तक लाने से साफ इनकार करता हूँ। तो रोज शाम को मैं अपनी दिन भर की सारी चिंताएं, सारी फ्रस्ट्रेशन इस पेड़ की टहनियों पर टांग देता हूँ। वाह! और पेड़ से वादा करता हूँ कि सुबह काम पर जाते हुए इन्हें वापस उठा लूंगा। ये तो कमाल का आइडिया है। रुकिए, सबसे अच्छी बात तो अब आएगी। अच्छा? व्यापारी ने कहा, और मजे की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह अपनी चिंताएं उठाने आता हूँ, तो जितनी मैं रात को टांग कर गया था उतनी वहां मिलती ही नहीं है। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये हमारी याददाश्त और भावनाओं के काम करने के तरीके के बिल्कुल उलट लगता है। हम सोचते हैं कि जो तनाव है वो तो रहेगा ही। लेकिन आप कह रही हैं कि सिर्फ एक इरादे और एक एक्शन से उसे बाहर छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। जादू पेड़ में नहीं था, जादू उस व्यापारी के इरादे और क्रिया के जुड़ाव में था। उसने एक न्यूरल पाथवे बना लिया था। पेड़ को छूना मतलब शांति और घर में प्रवेश। अच्छा। इसे स्पेशल एंकरिंग कहते हैं, जब आप किसी जगह को एक खास भावना से जोड़ देते हैं। और रही बात चिंताएं कम होने की, तो वो इसलिए क्योंकि एक शांत मन से जब आप सुबह उन्हीं समस्याओं को देखते हैं तो वो उतनी बड़ी लगती ही नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? मतलब क्या कोई भी अपनी जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर सकता है? इसे करने का सही तरीका क्या होगा? हाँ बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत सीधी तकनीक है जिसे द पावर टच कहते हैं। इसके 5 कदम हैं। 5 कदम? पहला, तय करें कि आपको कौन सी भावना चाहिए। मान लीजिए प्रेजेंटेशन से पहले आपको जबरदस्त आत्मविश्वास चाहिए। ठीक है। दूसरा, अपनी जिंदगी के उस पल को याद करें जब आप सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी थे। कोई भी पल, स्कूल का डिबेट, कॉलेज का कोई कंपटीशन। पहली सैलरी? हाँ, उस पल में वापस जाइए। जो दिख रहा था उसे देखिए, जो आवाजें थीं उन्हें सुनिए और उस आत्मविश्वास की फीलिंग को शरीर में महसूस कीजिए। ठीक है, मैंने वो पल याद कर लिया। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एंकर सेट करना। जब वो आत्मविश्वास की भावना अपनी पीक पर हो, बिल्कुल चरम पर, ठीक उसी वक्त शरीर की किसी खास जगह पर एक यूनिक एक्शन कीजिए। जैसे अपने अंगूठे और पहली उंगली को जोर से दबाना, या अपनी मुट्ठी भींचना,
कुछ भी जो यूनिक हो। चौथा कदम, इस साइकिल को 5 से 10 बार दोहराइए। उस पल को याद करो, भावना को पीक पर लाओ और एंकर दबाओ। इससे दिमाग में वो कनेक्शन मजबूत हो जाएगा। और पांचवा कदम? पांचवा कदम है टेस्ट करना। कुछ और सोचने लगिए, किसी और काम में दिमाग लगाइए, फिर अचानक अपना वही पावर टच वाला एंकर दबाइए। और अगर ये ठीक से हुआ है तो आपको तुरंत आत्मविश्वास की वही लहर महसूस होगी, बिना पूरी याद को दोबारा याद किए। तो इस हिस्से की सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकनीक सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये उस लाचारी के एहसास को शक्ति में बदलने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये दुनिया के हाथ से अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेने जैसा है। तो एंकरिंग हमें अपनी मर्जी से अच्छी भावनाएं बनाने में मदद करती है, लेकिन उन पुरानी बुरी आदतों का क्या जो पहले से हमारे दिमाग में घर कर चुकी हैं, उनसे कैसे निपटे? मेरे ख्याल से हमारी अगली तकनीक इसी सवाल का जवाब देती है। या मुझे जंक फूड नहीं खाना। लेकिन हमारा दिमाग नहीं शब्द को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। ये ऐसा ही है कि मैं आपसे कहूँ, एक गुलाबी हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आया, एक बड़ा सा गुलाबी हाथी। एग्जैक्टली। तो अगली तकनीक, जिसे स्विश पैटर्न कहते हैं, इसी मनोविज्ञान तल काम करती है। ये आदत को मिटाती नहीं, बल्कि बदल देती है, उसे रिप्लेस कर देती है। बिल्कुल, ये आपके दिमाग की रीवायरिंग करती है। ये दिमाग को सिखाती है कि जैसे ही पुरानी आदत का ट्रिगर दिखे, जैसे सिगरेट की डिब्बी, तो उस तस्वीर को हटाकर तुरंत एक नई पॉजिटिव तस्वीर ले आओ। और इस पैटर्न का सारा राज इसकी रफ्तार में है। सब कुछ रफ्तार का ही खेल है। इसे समझने के लिए भी एक कहानी है हमारे सोर्सेज में, बूढ़ा चित्रकार और 2 कैनवस। हाँ, एक बूढ़ा बहुत मशहूर चित्रकार था, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी था। क्यों? उसकी स्टूडियो में एक अधूरी पेंटिंग टंगी थी जो बहुत बहुत डरावनी और उदास थी। वो उसके किसी पुराने पछतावे का प्रतीक था। वो रोज सुबह उसे देखता, उसे ठीक करने की कोशिश करता, लेकिन वो और भी बदसूरत होते जाती। हाँ, वो पेंटिंग उस पर हावी हो चुकी थी। फिर उसकी जिंदगी में गुरु आते हैं। हाँ, और गुरु ने उस पेंटिंग को देखकर चित्रकार से बस एक बात कही, तुम गलत कैनवस पर काम कर रहे हो। गलत कैनवस? उन्होंने उस पुरानी पेंटिंग के बगल में एक नया बिल्कुल कोरा कैनवस रख दिया और कहा, आज से जब भी तुम्हारी नजर उस पुरानी पेंटिंग पर जाए, तो उससे लड़ने या उसे सुधारने की बजाय एक काम करना है, एक झटके से स्विश अपनी नजर इस नए कैनवस पर लानी है और सोचना है कि तुम इस पर क्या खूबसूरत बना सकते हो। और इसका नतीजा क्या हुआ? कुछ हफ्तों तक चित्रकार ने यही किया। पुरानी पेंटिंग देखता और तुरंत स्विश करके नए कैनवस पर अपना ध्यान ले आता। धीरे धीरे उसने पाया कि पुरानी पेंटिंग ने उसे परेशान करना बंद कर दिया था। मतलब पेंटिंग तो वही थी, बना लिया था। अच्छा। पुरानी पेंटिंग देखना अब दुख का नहीं, बल्कि एक नई और अच्छी कल्पना करने का सिग्नल बन गया था। अंधेरे से लड़ने की बजाय एक दिया जला दो। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा सबक है। तो क्या हम इसे रोजमर्रा की किसी आदत पर लागू कर सकते हैं? जैसे सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने की आदत। हाँ, बिल्कुल। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बहुत से लोग इससे परेशान होंगे। इसे द स्नूज बटन हैक कह सकते हैं। इसके 3 सीधे स्टेप्स हैं। स्टेप ए, अपनी आंखें बंद करें और समस्या की छवि को देखें। वो आलस वाली तस्वीर। हाँ, अलार्म बज रहा है, आपका हाथ स्नूज बटन की तरफ बढ़ रहा है, रजाई कितनी आरामदायक लग रही है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में बड़ा और साफ देखिए। ठीक है, देख लिया। अब भी आलस आ रहा है सोचकर। अब स्टेप बी, आदर्श छवि बनाएं। वो तस्वीर जो आप असल में चाहते हैं। अलार्म बजा और आप बिजली की तेजी से बिस्तर से उछल पड़े। चेहरे पर मुस्कान है और दिन के लिए तैयार। बिल्कुल। इस तस्वीर को खूब रंगीन, चमकदार और आकर्षक बनाइए। अब आता है असली खेल। स्टेप सी, स्विश। स्विश। अपनी आलस वाली बड़ी तस्वीर के निचले दाईं कोने में अपनी एनर्जी वाली छोटी तस्वीर की कल्पना करें। अब मन में जोर से स्विश बोलिए और 1 सेकंड से भी कम समय में उस छोटी एनर्जी वाली तस्वीर को बड़ा करके पूरी स्क्रीन पर फैला दीजिए, जिससे पुरानी आलस वाली तस्वीर गायब हो जाए। जैसे कोई रॉकेट लॉन्च हुआ हो। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को बिजली की तेजी से 10-15 बार दोहराना है। तो मतलब मैं अपने दिमाग में एक एक्शन मूवी चला रहा हूँ जिसमें मैं हीरो हूँ। ये करने से होगा क्या? इससे आपके दिमाग का पुराना न्यूरल पाथवे यानी अलार्म इज इक्वल टू स्नूज वो कमजोर पड़ जाएगा और नया पाथवे अलार्म इज इक्वल टू उठो मजबूत हो जाएगा। अगली सुबह जब अलार्म बजेगा तो आपका अवचेतन मन पुरानी आदत चलाने की जगह नया, तेज और मजेदार रास्ता अपनाएगा। तो स्विश पैटर्न हमें सिखाता है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं, हम उनके प्रोग्रामर हैं।
बिल्कुल। ठीक है, तो हमने मनचाही भावनाएं बनाना और बुरी आदतों को बदलना सीख लिया, लेकिन उन घटनाओं का क्या जो हमारे साथ हो चुकी हैं और जिन्हें हम बदल नहीं सकते? कोई फेलियर, कोई बुरी घटना? हाँ, हमारी तीसरी तकनीक रीफ्रेमिंग शायद इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। रीफ्रेमिंग का मूल सिद्धांत एक लाइन में है, नक्शा इलाका नहीं होता। नक्शा इलाका नहीं होता मतलब कोई भी घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो बस एक घटना है। हम उसे जिस फ्रेम या नजरिए से देखते हैं वो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। जैसे बारिश। बिल्कुल। बारिश होना एक घटना है, पिकनिक पर जाने वाले के लिए ये बुरी है और सूखे से परेशान किसान के लिए भगवान का आशीर्वाद है। घटना एक, अर्थ दो, भावनाएं बिल्कुल अलग। मतलब समीकरण ये है, घटना प्लस हमारा दिया हुआ अर्थ इज इक्वल टू हमारी भावना। एग्जैक्टली। हम घटना तो बदल नहीं सकते, लेकिन अगर अर्थ बदल दें तो भावना अपने आप बदल जाएगी। और इसे समझाने के लिए सोर्सेज में एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। मेट्रो ट्रेन का शोर। हाँ, कहानी एक शांत रविवार की सुबह की है। मेट्रो में सब आराम से बैठे हैं। अगले स्टेशन पर एक आदमी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ चढ़ता है। और चढ़ते ही बच्चे पूरे डिब्बे में तूफान मचा देते हैं। चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों के अखबार खींच रहे हैं। और उनका पिता? वो बस आंखें बंद करके चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लोगों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। बहुत ज्यादा। लोग उसे घूर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं। कितना गैर जिम्मेदार बाप है। आखिरकार एक आदमी का सब्र जवाब दे जाता है। और वो उस पिता को टोकता है? हाँ, वो उसे झिंझोड़ कर कहता है, जनाब, आपके बच्चे सबको परेशान कर रहे हैं, आप इन्हें संभालते क्यों नहीं? और यहीं पर कहानी का फ्रेम बदलता है। बिल्कुल। पिता धीरे से आंखें खोलता है जैसे नींद से जागा हो और एक बहुत ही टूटी हुई, खोई हुई आवाज में कहता है। क्या कहता है? जी आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, 1 घंटे पहले इनकी माँ गुजर गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और शायद बच्चों को भी नहीं। ओह, ये सुनते ही तो पूरा नजरिया ही बदल गया। 1 सेकंड में जो गुस्सा था वो करुणा और सहानुभूति में बदल गया। क्यों? घटना तो वही थी। बच्चे अब भी शोर कर रहे थे, लेकिन फ्रेम बदल गया। पुराना फ्रेम था एक लापरवाह पिता, नया फ्रेम था एक दुखी, टूटा हुआ पति और पिता। रीफ्रेमिंग हमें जज की कुर्सी से उतारकर समझदार इंसान की कुर्सी पर बिठा देती है। तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ या मैं बहुत इमोशनल हूँ और इसे अपनी कमजोरी मानता है। बेहतरीन उदाहरण। यही रीफ्रेमिंग जादू की तरह काम करती है। प्रॉब्लम का फ्रेम है, मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये मेरी कमजोरी है। ठीक है, चलिए इसे रीफ्रेम करते हैं। नया फ्रेम हो सकता है, मैं बहुत गहराई से महसूस करने वाली इंसान हूँ, ये मुझे दूसरों के दर्द को बेहतर समझने की ताकत देता है, मैं एक अच्छा दोस्त बन सकती हूँ। और ओवरथिंकिंग का पुराना फ्रेम, मैं ओवरथिंकर हूँ, ये मुझे पंगु बना देता है। नया फ्रेम, मैं ओवरथिंकर नहीं, मैं एक डीप थिंकर और स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मैं हर एंगल से चीज़ों को देख सकता हूँ, मुझे बस इस सोच को चिंता से हटाकर प्लानिंग में लगाना है। तो जब भी कोई बुरी घटना हो तो हमें खुद से बस एक जादुई सवाल पूछना है, इस घटना का और क्या मतलब हो सकता है जो मेरे लिए फायदेमंद हो? बिल्कुल, ये सोचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और ये हमें हमारी आखिरी तकनीक पर लाता है, सबमोडालिटीज। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है। नाम टेक्निकल है पर आइडिया बहुत सीधा है। इसका मूल विचार ये है कि समस्या किसी बुरी याद में नहीं होती, बल्कि उस याद को हमारे दिमाग ने जिस तरीके से स्टोर किया है उसमें होती है। 1 मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि मेरे बॉस का जो डर है वो असल में मेरे बॉस की वजह से नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में उसकी जो हॉरर मूवी चल रही है उसकी वजह से? आपने बिल्कुल सही समझा। हमारा दिमाग हर अनुभव को 3 फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। तस्वीरें, आवाजें और भावनाएं। हाँ, और इन फॉर्मेट्स की अपनी क्वालिटीज होती हैं, जैसे तस्वीर बड़ी है या छोटी, रंगीन है या ब्लैक एंड व्हाइट, आवाज तेज है या धीमी। इन्हीं क्वालिटीज को सब मॉडलिटीज कहते हैं। और अगर आप सिर्फ इन क्वालिटीज को बदल दें तो याद का इमोशनल असर खत्म हो जाता है। मतलब ये दिमागी वीडियो एडिटिंग जैसा है। हाँ, सोर्सेज में इसे लेकर शेर और बिल्ली का खेल नाम की एक कहानी है। हाँ, कहानी राहुल नाम के एक नौजवान की है जो अपने बॉस से बहुत डरता था। बॉस के केबिन में घुसने से पहले उसके हाथ पैर कांपने लगते थे। एक NLP एक्सपर्ट ने उससे पूछा, जब तुम अपने बॉस के बारे में सोचते हो तो दिमाग में क्या आता है? राहुल ने बताया, मुझे अपने बॉस का चेहरा एक बड़ी सी सिनेमा स्क्रीन पर दिखता है, बहुत पास।
और उनका चेहरा गुस्से से लाल होता है और उनकी आवाज ऐसी लगती है जैसे बादल गरज रहे हों। तो एक्सपर्ट समझ गया कि राहुल का दिमाग बॉस को एक शेर की तरह एनकोड कर रहा है। बिल्कुल। तो एक्सपर्ट ने कहा, ठीक है, अब आंखें बंद करो और मेरे साथ इस मूवी को एडिट करो। अच्छा। उसने राहुल से कहा, बॉस की उस बड़ी सी तस्वीर को छोटा करो, इतना छोटा जैसे कोई पासपोर्ट साइज फोटो हो। अब उसे स्क्रीन में दूर धकेल दो और उसे रंगीन से ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। ठीक है, विजुअल बदलिए। फिर उसने कहा, अब उनकी वो गरजती हुई आवाज को लो और उसे मिकी माउस जैसी पतली और मजेदार आवाज में बदल दो। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। आखिरी टच बाकी था। एक्सपर्ट ने कहा, अब उस छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट बॉस की नाक पर एक जोकर वाली लाल नाक लगा दो। और राहुल हंसने लगा। जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, डर नहीं, हंसी आ रही है, ये तो कार्टून लग रहे हैं। बॉस नहीं बदला था, लेकिन राहुल के दिमाग में उस अनुभव की फाइल का फॉर्मेट हॉरर से कॉमेडी में बदल गया था। तो क्या किसी पुरानी दर्दनाक याद के लिए भी कोई ऐसी ही प्रैक्टिकल तकनीक है? हाँ, इसे फास्ट फोबिया क्योर या स्क्रैच तकनीक भी कहते हैं। अगर कोई बुरी याद बहुत परेशान करती है तो ये किया जा सकता है। हाँ, कैसे? पहला कदम, उस बुरी याद को अपने से दूर एक सिनेमा स्क्रीन पर एक फिल्म की तरह चलता हुआ देखें। हाँ। दूसरा, फिल्म को रोकें, उसे पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट और धुंधला कर दें। तीसरा, उसकी आवाज को म्यूट कर दें और बैकग्राउंड में कोई मजेदार सर्कस वाला म्यूजिक चलाने की कल्पना करें। और सबसे जरूरी कदम अब है, उस पूरी फिल्म को अंत से लेकर शुरुआत तक 1 सेकंड में सुपर फास्ट स्पीड से रिवाइंड करें। उल्टा चलाना है। हाँ, जैसे टेप को रिवाइंड करते सब कुछ उल्टा, बहुत तेजी से। इस रिवाइंड प्रोसेस को 5-7 बार दोहराएं। और इससे क्या होगा? करने से उस याद का न्यूरल पैटर्न टूट जाता है। याद खत्म नहीं होती, वो आपको एक तथ्य की तरह याद रहेगी, लेकिन उसका इमोशनल दर्द, उसका करंट खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ एक जानकारी रह जाएगी, घाव नहीं। तो आज हमने इन सोर्सेज से 4 बहुत शक्तिशाली आइडियाज को समझा। एंकरिंग, जिससे हम सही समय पर सही भावना पैदा कर सकते हैं। स्विच पैटर्न, जिससे हम बुरी आदतों की वायरिंग बदल सकते हैं। रीफ्रेमिंग, जिससे हम घटनाओं का मतलब बदलकर अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। और सब मोडालिटीज, जिससे हम अपनी यादों के डायरेक्टर बन सकते हैं। अगर इन सबको एक साथ देखें तो ये सिर्फ दिमागी तरकीबें नहीं हैं, ये इस गहरे सच की ओर इशारा करती हैं कि हमारी हकीकत बाहरी घटनाओं से उतनी नहीं बनती जितनी इस बात से बनती है कि हम उन घटनाओं को अपने अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं। ये अपनी आंतरिक दुनिया का चार्ज वापस लेने जैसा है। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इन सोर्सेज ने हमें सिखाया कि हम अपनी पुरानी यादों को एडिट कर सकते हैं और भविष्य की अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने अतीत से जुड़ी भावनाओं को बदल सकते हैं, तो क्या इससे किसी तरह हमारा अतीत खुद बदल जाता है? और अगर हम सचेत रूप से अपनी भावनात्मक हकीकत को डिजाइन कर रहे हैं, तो फिर असली या प्रामाणिक होने का क्या मतलब है?